नमस्ते। म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग थोड़ी जो इम्पोर्टेंट मार्केट की न्यूज़ है इस हफ्ते की उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेड है यूएस में, राइट। और उससे रिलेटेड कुछ जो इफेक्ट्स होंगे, चेंजेस होंगे, वो चाहे गोल्ड रेट्स में हो या फिर यूएसडी के स्ट्रॉन्ग या वीक होने में हो, वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी गोल्ड रेट जो है अभी थोड़ा ड्रॉप हुआ है क्योंकि यूएस डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और दोनों का इन्वर्सली रिलेटेड रहता है क्योंकि जो गोल्ड के रेट्स होते हैं, गोल्ड का जो डिनोमिनेशन है वो यूएसडी के टर्म्स में है। तो जैसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरे कंट्रीज में जो करेंसीज हैं उनकी परचेजिंग पावर वीक हो जाएगी। राइट। इस वजह से गोल्ड के रेट्स थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। ओके। ये जो गोल्ड के रेट्स ड्रॉप हुए हैं ये कैसे इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है? इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप हुए हैं। ओके। क्योंकि यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। लेकिन अब यूएस में मैक्रो डेटा एक्सपेक्टेड है इस वीक। राइट। फॉर एग्जांपल अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया था। हाँ। तो इन्फ्लेशन अभी वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। ओके। और थर्ड स्ट्रेट मंथ इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस्ड। तो मतलब वो कंट्रोल में आता जा रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता जा रहा है। राइट। बीच में इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया था। तो कोविड एरा में फिर फेड ने इंटरेस्ट रेट बहुत इंक्रीज कर दिए थे। राइट। तो अब एक्सपेक्टेड है कि फेड जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स कट करता चला जाएगा। ओके। इनफैक्ट मार्केट्स ने 25 बीपीएस के इंटरेस्ट रेट को तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, तो होगा ही होगा। ओके। बाकी डिपेंड करेगा जो और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल जॉब्स का डेटा वुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। कितनी जॉबलेसनेस है, कितनी नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, पेरोल का डेटा, वो सब पूरा इस वीक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता रहेगा। और उसके बेसिस पे फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट है एंड अकॉर्डिंगली गोल्ड के रेट्स हैं और यूएस डॉलर करेंसी रेट्स हैं वो डिटरमिन होंगे बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो उस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मंथ जो फेड की जो मीटिंग होगी सितंबर में उसमें इंटरेस्ट रेट कट, द क्वेश्चन वुड बी कितना इंटरेस्ट रेट कट होता है। ओके। बट ये इंटरेस्ट रेट कट अगर आ रहा है विच इज गुड न्यूज कई लोगों के लिए और पर्टिकुलरली इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। तो कितना आएगा ये तो नेचुरली टाइम पे ही पता चलेगा। बट क्या ये माना जा सकता है कि काफी हद तक अब स्टेज इज सेट कि रेट कट आए? क्योंकि रेट कट कुछ ज्यादा रेट्स इंक्रीज हुए थे बिकॉज कोविड के टाइम में उनको टेम करना था इन्फ्लेशन। अब अगर इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, मंथ ऑन मंथ कम हो रहा है, सो इट्स अ हाई टाइम कि अब इंटरेस्ट रेट्स कट्स होंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो उसके जो इफेक्ट्स आप बता रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में भी पॉजिटिव ही आना चाहिए उसका। तो उसका इम्पैक्ट अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर्स के एंगल से बात करूं तो दोनों तरह से पॉजिटिव लग रहा है। इक्विटी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। यस। और उधर चूंकि रेट कट होगा तो इंडिया भी बहुत पीछे नहीं रह सकता है, तो यहाँ भी रेट कट आना चाहिए। तो उस एंगल से जो म्यूचुअल फंड के डेट मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, और पर्टिकुलरली वो स्कीमें जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के पेपर्स ले रखे हैं म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम ने, तो उन इन्वेस्टर्स को भी फायदा आएगा। और इन जनरल क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, और ये और आप बेटर एक्सप्लेन करेंगे, तो जो पैसा होता है वो इकोनॉमी में जाता है। इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है, इन्फ्लेशन को हमें अब कंट्रोल करना नहीं है, इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो पैसा ऑब्वियसली फिर इक्विटीज में जाएगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो वो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंक्रीज स्पेंडिंग होगी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स होंगे इक्विटी में, तो इन जनरल इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। तो वो तो जो थ्योरेटिकल इक्वेशन जैसा चलता है, जो थ्योरी होता है और बाद में प्रैक्टिस में आता है कि अब जैसे समझो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होना शुरू हुआ, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आज आप एक कार लेने जा रहे हैं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर थोड़ा सा कट होगा तो धीरे धीरे, इट्स नॉट कि 25 पैसे कट हुआ तो आज ही आप कार लेने चले गए, लेकिन जब थोड़ा सा और 2-3 फेस में कट होगा तो आपको कार का लोन सस्ता पड़ा, बिल्डिंग का लोन सस्ता पड़ा, तो वहां भी फिर बाइंग आएगी। और वो बाइंग आने का मतलब है कि फिर से इकोनॉमी बेटर होगी, कंपनीज की परफॉर्मेंस, कंपनीज की जो
प्रॉफिटेबिलिटी है Yes. वो इम्प्रूव करनी चाहिए, Correct. क्या यही मतलब हुआ? यही मतलब हुआ। ओके। तो उसका हम लोग चाहे गोल्ड्स में देखें, चाहे इक्विटीज में देखें, चाहे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में देखें, उसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और नेक्स्ट वीक जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे राइट, तो देखेंगे कि कैसा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया है। गुड गुड गुड, ओके, सो दैट्स अ गुड हाँ, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जो इंडिया और रशिया का ट्रेड है। अगर ट्रेड से रिलेटेड बात करें तो इंडिया रशिया ट्रेड इज स्टेडली इंप्रूविंग। ना उसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में ना बात करके, इट्स जस्ट एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मालूम होनी चाहिए राइट, कि रशिया से ट्रेड हमारा उतना भी नहीं हो रहा था पिछले कुछ सालों में, बट बिकॉज क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस काफी लगाए वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो उनके लिए इंडिया एक इम्पोर्टेंट मार्केट भी हो गया अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल ऑयल, नाउ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, प्रोबेबली द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। ओके, तो अब इंडिया और रशिया का ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, बट नाउ दैट वी नो कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि स्विफ्ट है, और मोस्टली ट्रांजैक्शंस या तो यूएसडी में होते हैं या यूरो में होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ना, ये स्विफ्ट का सिस्टम यूज हो पा रहा है, ना यूएसडी यूज कर सकते हैं ना यूरो यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये रूबल्स और रुपीस में हो रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि रूबल्स और रुपीस में हो रहे हैं, बट हमारे बैंकिंग सिस्टम इतना रोबस्ट है कि ये बिना किसी ग्लिचेस के, बिना किसी हिच के ये सिस्टम्स हो पा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो पा रहे हैं। ओके, इनफैक्ट जो सिस्टम यूज हो रहा है वो है, बहुत डिटेल में मुझे नहीं मालूम है, बट वॉस्त्रो और नॉस्त्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, वॉस्त्रो अकाउंट वो होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग का लेट्स से कोई बैंक है और उसका किसी पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंस कोई नहीं नहीं है, ओके, बट अपने कस्टमर्स को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं डोमेस्टिक कंट्री में, उनको उनका लेट्स से कि वहाँ बिजनेस है और वो बैंकिंग सर्विसेज करना चाहते हैं। ओके, तो हमारा ये बैंक कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकता है, कैसे उनको उस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस दिला सकता है कि लेट्स से कि उनको पेमेंट रिसीव करना है, पेमेंट करना है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करना है। तो व्हाट इट विल डू इज कि वहाँ के किसी बैंक से कांटेक्ट करेगा और वहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट खोलेगा। मैं एक मिनट के लिए पॉज ले रहा हूँ। आपने कहा कि एबीसी इंडिया बैंक है जिसका कि उस कंट्री में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन एबीसी इंडिया बैंक के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके बिजनेस रिलेशंस उस कंट्री से हैं। कुड बी इंपोर्ट, कुड बी एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करना है तो एलसी खोलनी है, एक्सपोर्ट करना है वहां भी इसी तरह के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, रेमिटेंस इन्वॉल्व है, और एबीसी इंडिया बैंक की प्रेजेंस है नहीं उस कंट्री में, लेकिन अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देना चाहता है। तो उस पर्पज से जो तुम कह रहे हो कि ये एक सिस्टम वर्कआउट हो सकता है। जैसे रशिया के बैंक इंडिया में नहीं है, हाँ नहीं है, तो उन्होंने यहाँ के बैंक में अकाउंट खोला। ओके, तो इंडिया के जो बैंक होगा उसको बोलेगा वॉस्ट्रो अकाउंट, दिस इज अ टेक्निकल टर्म। उनके जो नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया, दोनों लैटिन टर्म्स हैं, उनके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। ओके, तो जो भी वो यहाँ से उन्होंने लेट्स से कि ऑयल एक्सपोर्ट किया, या इंडिया में कोई चीज एक्सपोर्ट की, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दे आर बीइंग डन थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, तो दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये इस तरह से हमारे और रशिया के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक ये भी निकला, क्योंकि हम लोग तो एक तरह से फोकस अभी तो इस चैनल का बिजनेस और इक्विटी एंड डेट पे ही ज़्यादा है, धीरे धीरे इसकी भी रेंज बढ़ेगी चैनल की। तो अगर उसको बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करें और कोई और मुद्दा नहीं लें, तो ये जो रशियन वाली प्रॉब्लम चल रही है, रशिया एंड यूक्रेन की, उसका एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है। यस, आई बिलीव इन टर्म्स ऑफ जो ऑयल का एंगल हो रहा है, शायद हमको सस्ता मिल रहा होगा, सस्ता मिल रहा है, यस, सस्ता मिल रहा है, तो हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। यस, हम उसके पार्ट नहीं किसी भी तरीके से, एंड वी डोंट विश कि दो कंट्री में प्रॉब्लम हो और उसका हमको फायदा मिले, बट द फैक्ट इज शायद इसका फायदा भी हमको निकल के आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रशिया हो गया है, एंड द ट्रेड इज राइजिंग। So this is just something that we should know कि उसका कहीं और implication में भी आगे हम लोग को देखने को मिले मार्केट्स में, but this is something that we know. Okay.
ग्रेट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज इनफैक्ट वो काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि नई पेंशन स्कीम आ गई। नई पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम से तो काफी लोग अफेक्टेड हैं, probably around 55 लाख। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो दिस इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यस टू स्टार्ट विद। यस राइट। तो ये पॉलिटिकल इशू भी था कि कुछ पेंशन में रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे एनपीएस जब आया था 2004 में आया था, और उसने जब पिछले पेंशन स्कीम को चेंज किया, आई थिंक मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ये लाई थी। ओके। तो उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि वो पेंशन स्कीम काफी अच्छी थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉइज। यस, क्योंकि एक अश्योरेंस थी। तो अगर जैसे दोनों हर कॉइन के दो साइड के पहलू होते हैं, फ्रॉम एन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू ये श्योरिटी सॉर्ट ऑफ खत्म सी हो गई थी एनपीएस की वजह से। ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट जैसे दे उसकी हेडेक है, लेकिन पेंशन वो देगी एम्प्लॉय को। एनपीएस में था कि वो कंट्रीब्यूशन होता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, मतलब गवर्नमेंट, और इधर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था। उसका एक पूल बनता था और वो कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट हो जाता था। तो पहले, जिसको आप ओल्ड पेंशन स्कीम कह सकते हैं, जो 2004 के पहले थी, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बर्डन था। वो बर्डन आ गया अब कैपिटल मार्केट्स के थ्रू। सॉर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाँ, तो एक एंगल से अच्छा था, क्योंकि वो पिछली बार जब ओल्ड पेंशन स्कीम थी, तो जो प्रॉमिस टू पे कह सकते हैं कि हम तुम्हें इतना पे करेंगे, इट वाज नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग। वो बेसिकली जो गवर्नमेंट उस साल में पे कर रही पेंशन, पूरा बर्डन उसके रेवेन्यू से आता है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो फिजिकली फीजिबल नहीं हो रहा था। इसीलिए एनपीएस लाया गया। लेकिन क्योंकि उससे श्योरिटी हट गई, तो जो एम्प्लॉइज थे उनके एंगल से वो थोड़ा सा एक शायद कह सकते हैं कि डिस्कंटेंट था, हार्ड वर्क था, वाली ही स्कीम लाई जाए, तो ये पॉलिटिकल इशू भी रहा। तो फाइनली अब एक नई पेंशन स्कीम आ गई है, तो ये सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड कह सकते हैं। ये हाइब्रिड कह सकते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ फीचर्स हैं और न्यू पेंशन स्कीम के कुछ फीचर्स हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का एक फीचर जो कह सकते हैं कि इसमें श्योरिटी है कि एक एम्प्लॉय को इतनी पेंशन मिलेगी। वो कितनी है, जो कि 25 ईयर से ज्यादा किसी की सर्विस रही है। राइट। तो उसके जो पेंशन अमाउंट होगा वो होगा 50% ऑफ सैलरी प्लस डीए, व्हिच विल बी द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। जिसकी 25 ईयर से कम सर्विस होगी उसको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। मोर देन 10 इयर्स, लेस देन 25 इयर्स। 10 ईयर से कम वाले के लिए शायद नहीं है इसमें, बट 10 इयर्स एंड अबव 25 इयर्स नीचे प्रोपोर्शन हो जाएगा। लेट्स से किसने 22 इयर्स किया तो उसको 44% मिलेगा, 20 इयर्स किया तो उसको 40%। तो इस तरह से एक श्योरिटी हो गई कि इतना पेमेंट मिलेगा। बट ये 40% वाला ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि मिनिमम 10 साल की आपकी जॉब है तो आपको एक जो गारंटेड है शायद 10,000 रुपीज है, मिनिमम 10,000 वो मिलेगा। यस। सबसे अच्छा सीनारियो है 25 साल पूरे हो गए हैं, तो 25 साल पूरे होने के बाद अगर आप रिटायर हो रहे हैं, पिछले 12 महीने में जो सैलरी और डीए आया उसका एवरेज उन 12 महीनों की सैलरी और डीए जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 12 से डिवाइड कर दीजिए। उसका जो एवरेज आया उसका 50% विल बी योर पेंशन। अब किसी ने 20 साल ही काम किया तो उसका 40% मिलेगा। तो जो भी निकल के आया, जैसे आपने 50% के हाथ में, वही मैं क्लियर करा था। तो जैसे मान लीजिए किसी ने 20 साल काम किया तो एक जो 50% मिलने वाली है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 25, वही आप कह रहे हैं। तो उसके हिसाब से उसको निकल के आ गया, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई तुमने 20 साल काम किया तो उसी प्रपोर्शन में ले लो, 25 साल किया तो पूरा ले लो। एग्जैक्टली। तो इसे हर स्कीम के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो अभी जैसे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये बात करेंगे बाद में कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एक श्योरिटी आ गई कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है कि पिछली बार जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता था 10% एम्प्लॉय करता था और 14.5 शायद, इस बार 18.5। इस बार 18.5। हाँ, पहले 14% करते थे। पहले 14 था, which has become now 18.5। 18.5% ऑफ सैलरी एंड डीए। ये तो इमीडिएट एडवांटेज है। ये इमीडिएट एडवांटेज है भाई, तो एम्प्लॉय की जेब में गया ना। यस, तो ये इमीडिएट एडवांटेज है। राइट। अब अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, हाँ, एकदम से 7,000 करोड़ का
हर ईयर का प्रोविजन करना पड़ेगा, वो एक्सपेंस आ गया इस हिसाब से बजट में प्रोविजन करना पड़ेगा। लेकिन अभी एम्प्लॉय के एंगल से देखते हैं तो यस, तो 10 plus 14 था, विच हैज बिकम नाउ 10 plus 18.5, इन द सेंस कि 4.5% ज्यादा मिलेगा। यस, राइट। और गवर्नमेंट के एंगल से 7,000 करोड़ का एक्सचेकर पे वो आएगा। यस। अब जैसे ओल्ड पेंशंस की बात करें, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कुछ होता ही नहीं था, उसमें तो पूरा टेक होम हो जाता था, क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था ना एम्प्लॉय को ना एम्प्लॉयर को। वो तो जब उसमें भी एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन होता था, कुछ कंट्रीब्यूशन होता था जो मे बी नॉट टुवर्ड्स पेंशन, शायद पेंशन में था, एक बार चेक करना पड़ेगा उसको, शायद होता था, लेकिन उनको उससे फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कि आपकी सैलरी शुरू में 25 साल पहले तो बहुत कम होती थी, तो मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये होती थी और आज 25 साल बाद से 1 लाख रुपए होती है, तो उस 10,000 का मतलब वो एक बार देखना पड़ेगा। जो भी परसेंटेज कटता चला गया और वो जितना भी एक्यूमुलेट हुआ, पहली बात तो अब वो एक्यूमुलेट क्या, कैपिटल मार्केट खुले नहीं रहे, तो ब्याज से ब्याज ही जुड़ता होगा उस पर, और सैलरी अब हो गई 1 लाख रुपए, तो आपकी पेंशन तो उसके हिसाब से वर्कआउट हो गई। आपने कंट्रीब्यूशन कितना भी किया हो, इतना भी किया, मतलब अगर सैलरी के रेफरेंस में आपने किया भी, तो सैलरी तो 25 साल पहले बहुत कम हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 4.5 बढ़ गया, और बढ़ने के बाद में ये इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, और आपको ये मालूम है कि आखिरी सैलरी जो होगी उसका एवरेज जो है उसका 50% आपको मिलेगा। यस। तो ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट ही बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट काफी बड़ा है। क्या 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 जैसे जो 4.5% है जो बढ़ा, दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन एनपीएस एंड यूपीएस। यस, दिस इज वन डिफरेंस। और अनदर बिग डिफरेंस इज कि इन्फ्लेशन लिंक्ड होगा, अगर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े होगा, अच्छा, सो दिस विल बी इन्फ्लेशन लिंक्ड, इट्स नॉट कि बस वो 50% को पकड़ के बैठ जाएंगे। ओके, तो मतलब 50% जैसे आज आप रिटायर हुए, यहाँ तो ठीक है कि वर्कआउट हो गया पिछले 12 महीने का एवरेज, लेकिन फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, अब वो गवर्नमेंट अपना कोई फॉर्मूला लेके आएगी, किसी ना किसी चीज से लिंक्ड होगी। राइट, तो उसी में केवेट है। एक चीज अच्छा है कि इट इज इन्फ्लेशन लिंक्ड, राइट, इसलिए होना चाहिए। हाँ, ठीक बात है, नेचुरल है। सेकंड है, इन्फ्लेशन के कई सारे इंडाइसेस होते हैं। सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग जो इंडेक्स चूज किया गया है, इट माइट नॉट बी द मोस्ट रेलेवेंट। यस, तो अगर वो सही इंडेक्स चूज किया जाएगा, देन ऑब्वियसली वो बेनिफिट है। अगर कोई गलत इंडेक्स चूज कर लिया गया, देन दैट विल बी क्वेश्चन कि ये क्या इन्फ्लेशन रियल सेंस में इन्फ्लेशन को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट कई बार क्रिटिसिज्म्स होते हैं, गवर्नमेंट सुनती है, रिस्पॉन्ड करती है। सो अच्छी बात है कि एक्सपर्ट्स ऐसे कंसर्न्स रेज करें, राइट। हाँ, क्योंकि दोनों चीजें हैं कि भाई आपने कौन सा इन्फ्लेशन का इंडाइसिस पकड़ा, आपने कंज्यूमर प्राइस का पकड़ा या आपने होलसेल प्राइस का पकड़ा। फर्स्ट थिंग कोई तो पकड़ेंगे इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं आप बिल्कुल उसको इग्नोर किए दे रहे हैं। दूसरा है जो राइटली सेड कि जब इस पे कुछ कंसर्न्स आएंगे और जो लेबर लॉ के हिसाब से जो बॉडीज होती हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं जो हैं, वो टेकअप करेंगे, तो गवर्नमेंट हमेशा ही रिसेप्टिव रहती है। अभी देखिए आपने बजट में इंडेक्सेशन का इशू आया, जब इशू रेज किया गया, तो गवर्नमेंट ने उसको आपके हिसाब से चेंज किया, पूरी तरह नहीं किया, बट ठीक है, थोड़ा आपका थोड़ा उनका मिला करके। ओके, तो एनपीएस की तुलना में 4.5% ये बढ़ गया, इन्फ्लेशन लिंक्ड होगा, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट लेवल है कि 50% जरूर मिलेगा। अब इसमें एक जो चीज हो सकती है कि मान लीजिए जो एक्यूमुलेट हुआ पैसा 10% ऑफ एम्प्लॉय एंड 18.5 ऑफ एम्प्लॉयर, और वो मिला करके भी इतना नहीं हुआ, तो जो अनसर्टेनिटी एनपीएस में एम्प्लॉय के ऊपर आ जाती थी, वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी कि लेट से नहीं हुआ, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है। अब फिर जैसे भी अपने नॉर्मल कहीं उससे निकाल के दे, बाकी बजटरी से, लेकिन पॉइंट है कि वो इन्वेस्ट तो कैपिटल मार्केट्स में करेंगे, लेकिन अगर नहीं मीट हुआ, देन वो गवर्नमेंट के ऊपर एडेड बर्डन आ जाएगा। बट एम्प्लॉय के एंगल से तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, लेकिन इसमें भी कह रहे हैं एज पर एक्सपर्ट्स कुछ और भी इसमें हिडन चीजें हो सकती हैं।
एनपीएस के कह रहे हैं कि एनपीएस को पूरी तरह से डिस्कस ना करो कि इट्स नॉट कि ये रिप्लेसमेंट है कि कल से एनपीएस खत्म अब यूपीएस आ जाएगा। Okay. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं Okay. जिनके ऊपर एनपीएस अप्लाई हो रहा है, उनके पास ऑप्शन है, they can either continue with NPS or they can switch to UPS। Right. तो अगर ये UPS इतना अच्छा है तो why would anyone want to continue with NPS? उसका ये रीजन है कि UPS sort of inflexible है। उन्होंने बता दिया हम तुम्हें इतना 50% देंगे। NPS में आप कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कैपिटल मार्केट्स आर बूमिंग, स्टॉक मार्केट्स आर बूमिंग, तो आप इसमें इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए हैं, आप यंग हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा कैपिटल मार्केट्स को समझते हैं और अपने ज़्यादा अपना जो पोर्शन है वो इक्विटी मार्केट्स में किया है, देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एनपीएस में जो आपका कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा वो बेटर हो जाए, में फार एक्सीड और जो आपके जो रिटर्न मिलेंगे यूपीएस से। तो इतना इजी नहीं है कि यूपीएस बेटर है कि एनपीएस बेटर है। तो इनफैक्ट जो भी ये डिसीजन ले रहा है एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि यूपीएस में लें या एनपीएस में लें, तो उसको काफ़ी सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट कि यूपीएस इज बेटर देन एनपीएस, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसमें तो फिर राहुल ये रिसर्च का मैटर आ गया। यस, क्योंकि अब किसी की एज 25 ईयर्स है, एग्जैक्टली, किसी की 35 है, किसी की 45 है। 35 तक आप इक्विटी में इतना काफी शायद 50% आप कर सकते हैं। हाँ, एनपीएस में होता था इन्वेस्ट, उसके बाद स्टैगर्ड वे में वो रिड्यूस होगा, किस एज तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट इज यूपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, यूपीएस में नहीं, फिक्स है। आपको बता ही नहीं रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, इतना कंट्रीब्यूशन करना है। हाँ, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ वो आपसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं कि इक्विटी में करिए, कितना करिए, कितने दिन तक एक्यूमुलेट करिए, रिटायरमेंट के टाइम पे आप उसमें जो लमसम पेमेंट मिलता है कम लीजिए, उसे एन्युटी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो पॉइंट है अगर वहाँ पे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है देन ही माइट अर्न मच मोर इन एनपीएस। पॉइंट है ये एक सिंपल और इजी डिसीजन नहीं है, सोच समझ के लेना चाहिए। तो इसका तो मतलब ये है कि इस केस में एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आ गई। यस, और गवर्नमेंट बेयर करेगी, जहाँ से मर्जी करेगी, वो तो ठीक है, बट एम्प्लॉइज के एंगल से भी अभी वो दो राह पे है, कौन सा रास्ता सही जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर तुमको और स्टडी करके, एंड यू एज ए यंग ब्राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पे अच्छे से स्टडी करके थोड़ा सा और लोगों को गाइड करना चाहिए, ताकि अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग सैलरी ग्रुप के हिसाब से क्या ऑप्शन लुक्स बेटर, बाकी तो उनकी कॉल है फिर। तो अभी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट वीक मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी वो इन्फॉर्म्ड हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लें। तभी ये मार्केट न्यूज़ इम्पोर्टेंट है अपडेट रखना, क्योंकि चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी और व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट एक इन जनरल एटलीस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके बारे में टिप्स पे थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो के एंड में मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी जो भी क्वेरीज इससे रिलेटेड हों, जो राहुल ने डिस्कशन किया है, वो आप भेजिए, ये स्टडी करेंगे, मैं भी उसमें जो थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सकें। और बस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।